लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लूफी ब्लूनो से लड़ते हुए अपने न्यू पावर का इस्तेमाल करता है। लूफी अपने पोजीशन में आता है और वो इस्तेमाल करता है अपना न्यू पावर। लूफी की बॉडी अचानक से लाल दिखने लगती है और साथ ही साथ उसके बॉडी से स्टीम निकल रहा था। ब्लूनो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लूफी करना क्या चाहता है। लूफी ब्लूनो के ऊपर एम करता है। ब्लूनो को लगता है कि लूफी उसका कर ही क्या लेगा। भले ही लूफी चाहे कोई से भी अटैक करे, ब्लूनो को लगता है कि वो उस हमले से आराम से बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लूफी अचानक से और बहुत स्पीड से लूफी ब्लूनो के ऊपर हमला करता है। लूफी एक के बाद एक ब्लूनो के ऊपर हमला करता है। उस हमले का सामना करना तो दूर की बात, ब्लूनो उसे देख तक नहीं पाता। लूफी की स्पीड और पावर अचानक से बढ़ गई थी। ब्लूनो अपने डेविल फ्रूट का इस्तेमाल करता है और वो लूफी से छिप जाता है। ब्लूनो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लूफी की स्पीड और पावर अचानक से इतनी कैसे बढ़ गई। ब्लूनो लूफी के पीछे से हमला करने जाता है, लेकिन लूफी बड़े आराम से उस हमले को डॉज कर लेता है। लूफी ब्लूनो पे गम गम जेट बजूका नाम का मूव यूज करता है। ब्लूनो ने आयरन बॉडी का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर इस हमले का बहुत बुरा असर होता है। ब्लूनो की हालत बहुत ज्यादा ही खराब थी, लेकिन फिर भी वो लूफी को देख के स्माइल करता है। लूफी को लगता है कि ब्लूनो को हराना इतना आसान नहीं है। लूफी तैयार होता है अपने उस पावर का इस्तेमाल करने के लिए। लूफी अपने अंगूठे को दांतों से दबाता है कि तभी ब्लूनो वहीं पे गिर जाता है। ब्लूनो बच गया। अगर लूफी ने ब्लूनो के ऊपर उस हमले का इस्तेमाल करा होता तो ब्लूनो अपनी जान खो देता। खैर, लूफी गियर 2 को इस्तेमाल करने के बाद थकान महसूस करता है, लेकिन फिर भी लूफी के पास अभी इतना टाइम नहीं है कि वो खुद के बारे में सोच सके। वो रॉबिन को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर ये गियर 2 है क्या और ये काम कैसे करता है। तो समझो, सिंपल शब्दों में तुम्हारे एनर्जी के पीछे ऑक्सीजन का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर तुम्हारी बॉडी में इनफ ऑक्सीजन नहीं होता, तुम्हें बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, और वहीं अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है तो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो इस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में फैलाने के काम तुम्हारा ब्लड करता है। लूफी अपने पैरों को एक पंप की तरह यूज करता है, जिससे लूफी का हार्ट बीट और ब्लड फ्लो बहुत ही बढ़ जाता है और उसके बॉडी के कोने कोने तक ऑक्सीजन बड़े आराम से पहुंच पाता है, जिससे लूफी के अंदर अचानक से स्पीड और पावर बढ़ जाता है। अब देखो, अगर किसी नॉर्मल बंदे का ब्लड फ्लो इतना तेज होता जितना गियर 2 को इस्तेमाल करने के बाद लूफी का है, तो वो बंदा एक भी पल नहीं टिक पाता। उसके ब्लड वेसल्स और ऑर्गन वहीं पे फट जाते। लूफी इतना सब इसलिए सह लेता है क्योंकि डेविल फ्रूट को खाने के बाद लूफी की बॉडी रबड़ की बन चुकी है, और इसी वजह से लूफी इन सब को बड़े आराम से सह लेता है, और इसी वजह से लूफी ही इस गियर 2 को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन तुम जानते हो, इस दुनिया में अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें एक इक्वल वैल्यू की चीज को खोना पड़ेगा। लूफी को इस पावर का इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। खैर, उसके बारे में तुम्हें बाद में पता चलेगा। अच्छा चलो, वीडियो में वापस आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते कि ओइमो और काशी ऑफिसर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। सोगे किंग ने पाओली-सान और बाकी दोनों गालिला के लोगों को भी ओइमो के ऊपर बैठा दिया था। सोगे किंग ओइमो और काशी को कोर्ट हाउस जाने के लिए कहते हैं। कोर्ट हाउस के मेन गेट के बाहर योकोजुना और कुछ फ्रैंकी फैमिली के लोग बाहर वाले लोगों का सामना कर रहे थे, लेकिन उनके सामने दोबारा से एग्जीक्यूशनर आ जाते हैं। और सेम जब किवी और मोजू लीवर को खींचने ऊपर जा रहे थे, तब उनके सामने भी एग्जीक्यूशनर आ जाते हैं। नीचे जाम्बाई बास्कर विला का सामना कर रहा था। बास्कर विला अपनी पूरी पावर से उनके ऊपर हमला कर रहा था, और उसके हमले का फ्रैंकी फैमिली अच्छे से सामना करती है। सांजी, नामी और चॉपर कोर्ट हाउस के ऊपर वाले फ्लोर पे थे। वो लोग बस जल्दी से जल्दी कोर्ट हाउस के छत पे जाना चाहते हैं। वो लोग आगे बढ़ तो रहे थे, लेकिन उनका सामना एग्जीक्यूशनर से होता है। नीचे जोरो को ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। जोरो सोचता है कि अगर उसे कोर्ट हाउस के छत पे ही जाना है, तो वो बिना सीढ़ियों के भी जा सकता है। जोरो अपनी तलवार को लेके पोजीशन में आता है और सीलिंग के ऊपर जोरदार हमला करता है। मजे की बात है कि जोरो ठीक नामी, जोरो और सांजी के नीचे ही था। जोरो के उस हमले की वजह से जोरो के साथ साथ वो तीनों भी ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ स्पांडम अब और रिस्क नहीं ले सकता। वो सभी ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि समय से पहले ही गेट ऑफ जस्टिस को खोल दिया जाए। स्पांडम सभी CP9 के मेंबर्स को इकट्ठा होने के लिए बोलता है ताकि वो लोग अब सब कुछ संभाल सके। कोकोरो-सान बैठे बैठे सोच रही थी
उन बच्चों ने वो कर दिखाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उन लोगों ने एनिस लॉबी को चैलेंज करा, भले ही वो लोग यहाँ से बच के निकल पाए या फिर नहीं, लेकिन जब ये लड़ाई खत्म होगी उसका नाम पूरी दुनिया में जाना जाएगा। लूफी कोर्ट हाउस के बाउंड्री के ऊपर चढ़ के रॉबिन को बुलाता है। स्पांडम लूफी की आवाज सुन के भागता हुआ खिड़की के पास जाता है। वो देखता है कि लूफी कोर्ट हाउस के ऊपर खड़ा है। लूफी को ब्लूनो से लड़ने के बाद बहुत भूख लग रही थी और ऐसे ही मौके के लिए लूफी ने इन मीट के पीसेस को अपने स्पेशल पॉकेट में रखा था। लूफी उन्हें निकाल के खा लेता है। स्पांडम लूफी को देख के हैरान था कि आखिर वो यहाँ पे कैसे आ गया। उसका ध्यान साइड में पड़े ब्लूनो के ऊपर जाता है जो कि अभी बेहोश है। स्पांडम सोच रहा था कि ब्लूनो इस बच्चे से कैसे हार सकता है। स्पांडम लुचियन बाकी CP9 के मेंबर्स को बुलाने का ऑर्डर देता है और ये भी कि वो लोग स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को पूरी तरीके से खत्म कर दे। रॉबिन बहुत टेंशन में लग रही थी। फ्रैंकी रॉबिन से बोलता है, ओए निको रॉबिन, वो देखो वो लोग तुम्हें बचाने के लिए आ चुके हैं। मैं समझता हूँ तुम ये सब उनके लिए कर रही हो, लेकिन देखो यहाँ पे शांत बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला। वो लोग जितना भी चाहें वो लोग तुम्हें नहीं बचा सकते। अगर तुम खुद को बचाना नहीं चाहोगी तुम उन पे विश्वास रखो और उनके हेल्प को एक्सेप्ट कर लो। रॉबिन अभी भी बहुत बेचैन लग रही थी। फ्रैंकी रॉबिन को देखता है और फिर अपने आप को एक गुब्बारे की तरफ फुला लेता है। फ्रैंकी रॉबिन को अपने पैरों से पकड़ता है और वो वहाँ से उड़ जाता है अपना गैस रिलीज करके। उसने ऐसे इसलिए करा ताकि रॉबिन लूफी से मदद मांग सके। अब रॉबिन लूफी के सामने है। लूफी की नजर जब रॉबिन के ऊपर जाती है, लूफी रॉबिन को देख के बहुत खुश होता है। लूफी रॉबिन को बचाने के लिए उसके पास जा ही रहा था, लेकिन रॉबिन उसे वहीं पे रोक देती है। वो लूफी से कहती है, मैं कितनी बार कहूँ कि मुझे अब तुम्हारे क्रू में नहीं रहना, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तुम लोग यहाँ पे क्यों आए? क्या मैंने तुम्हें कभी आने को कहा था? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे चैन से मरने दो। फ्रैंकी रॉबिन की इस बात को सुन के बहुत गुस्सा होता है। वो रॉबिन को रियलाइज करवाता है कि लूफी एंड सब अपनी जान को दांव पे लगा के उसे बचाने के लिए यहाँ तक आ चुके हैं। रॉबिन वही कहती है जो तुम्हारी एक्स ने कहा था। मैंने उन्हें नहीं कहा था कि वो लोग मेरे लिए ये सब करे। फ्रैंकी इस बात को सुन के और भी गुस्सा हो जाता है। इससे पहले कि वो वहाँ से हिल पाता, काको उसके फेस पे एक जोरदार किक मारता है। तो अब CP9 के मेंबर्स यहाँ पे पहुँच चुके हैं। वो लोग ब्लूनो को इस हालत में देख के खुश नहीं होते। लूफी रॉबिन से पूछता है, तुम्हें मरना है? हाँ, ये कैसी बहकी बातें कर रही हो? हम लोग तुम्हें बचाने आए हैं, आप चलो भी। हम देखते हैं पीछे से जोरो, नामी और चॉपर कोर्ट हाउस की सीलिंग को तोड़ के ऊपर आ जाते हैं। थोड़े टाइम बाद सांजी भी ऊपर आ जाता है। उसे लग रहा था कि वो यहाँ पे सबसे पहले आया है, लेकिन पीछे से सोगे किंग उड़ते उड़ते यहाँ पे आ जाता है। वैसे वो उड़ नहीं रहा था, उसे बस ओहिमा और काशी ने ऊपर फेंका था। सोगे किंग अपनी सेफ लैंडिंग करता है। जोरो, नामी, सांजी, चॉपर और सोगे किंग वहाँ से खड़े होते हैं और कोर्ट हाउस के बाउंड्री की तरफ जाने लगते हैं। वो लोग बाउंड्री के ऊपर चढ़ते हैं और अब सब लोग रॉबिन के सामने हैं। लूफी रॉबिन से कहता है, ओए रॉबिन, अब तुम्हें मरना है या फिर जो भी, हमें देख के कहो। नामी और चॉपर रॉबिन को वापस आने के लिए बोल रहे थे। रॉबिन के आंखों में आंसू थे। नीचे ओहिमा और काशी कोर्ट हाउस के बाहर सभी ऑफिसर्स को मार रहे थे। पाउली-सान इन दोनों को कीवी और मोजू की हेल्प करने के लिए भेज देते हैं और पाउली-सान खुद जाम्बाई की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। सीन दोबारा शिफ्ट होता है लूफी एंड सब पे। CP9 उनसे बहुत इम्प्रेस थी कि वो लोग एक्वा लागुना से बच के यहाँ एनएस लॉबी तक आ चुके हैं। CP9 इम्प्रेस्ड होने के साथ साथ तैयार है लूफी एंड सबको मारने के लिए। स्पांडम भी CP9 को ऑर्डर देता है कि वो लूफी एंड सबको जान से मार दे, लेकिन वो लोग ऐसा तभी करे जब लूफी एंड सब टावर ऑफ लॉ यानी जहाँ पे स्पांडम है वहाँ पे आ जाए। स्पांडम ऐसा इसलिए कह रहा था ताकि CP9 उसके पास रह सके और जब भी उसके ऊपर कोई मुसीबत आए तो वो लोग उसे बचा सके। इससे साबित होता है कि स्पांडम कितना ज्यादा समझदार
नहीं बल्कि फट्टू है। स्पांडम बाउंड्री के ऊपर खड़ा हो जाता है और लूफी इन सब पे जोर जोर से हंसने लगता है। वो कह रहा था, तुम लोग सही में पागल हो, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, तुम लोग यहाँ से नहीं जा पाओगे और ना ही तुम अपनी दोस्त को बचा पाओगे। मैं जब चाहूँ बस्टर कॉल को एक्टिवेट कर सकता हूँ। इस बटन को दबाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, ये बात शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्यों निको रॉबिन? रॉबिन के दिमाग में जो भी कुछ 20 साल पहले उसके गांव ओहारा के साथ हुआ था वो सब उसके दिमाग में दोबारा चलने लगता है। रॉबिन ने जब क्रू को ज्वाइन किया था तब उसने कहा था ना तो उसके पास कहीं जाने की जगह है और ना ही कहीं लौटने की। बैक इन प्रेजेंट रॉबिन स्पांडम को रुकने के लिए बोलती है। स्पांडम रॉबिन को इतना बेचैन देख के, ऐसे तड़पते हुए देख के बहुत खुश हो रहा था। रॉबिन उससे पूछती कि आखिर क्या उसे पता भी है कि अगर उसने वो बटन दबाया तो यहाँ पे क्या होगा। एनिस लॉबी में भी वही होगा जो कि उस दिन ओहारा में हुआ था। बस्टर कॉल तुमसे हर चीज छीन लेता है, हर चीज। रॉबिन के दिमाग में सब कुछ दोबारा चलने लगता है। आखिर 20 साल पहले ओहारा में क्या हुआ था, वहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ था, आखिर क्यों एक पायरेट ने नहीं बल्कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने खुद ही पूरे आइलैंड को खत्म कर दिया। इन सब का जवाब हमें नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रॉबिन की बैक स्टोरी को देखेंगे।